In this video, we are going to discuss Raymond William, his life, and his concepts like cultural materialism. This is a part of Unit 7 Cultural Studies. Now, let's start the topic Raymond Williams. Raymond Williams was also known as Raymond Henry Williams. He was born in 1921 and died in 1988. He was a Welsh novelist and critic. वो एक वेल्श नॉवलिस्ट और क्रिटिक थे. उनके जो टीनेज ईयर्स थे उसमें उन्होंने नाजीवाद के उदय को देखा और वॉर जैसी चेतावनियों को महसूस किया. अब नाजीवाद क्या है? नाजीवाद जर्मनी में विकसित था जिस तरह से फासीवाद इटली में विकसित था. नाजीवाद और फासीवाद दोनों ही ऐसे रूल थे, ऐसे शासन थे जिनमें कि एक डिक्टेटर के द्वारा, एक तानाशाह के द्वारा शासन किया गया था. और जिस भी कंट्री में एक तानाशाह शासन करता है वहाँ पर ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी की डेथ हो जाती है. दैट मीन्स डेमोक्रेसी वहाँ से, लोकतंत्र वहाँ से ख़त्म हो जाता है. और यही मेन विशेषताएं होती हैं ऐसे रूल की जहाँ पर तानाशाही के द्वारा शासन किया जाता है. और नाजीवाद की और फासीवाद की दोनों की ये विशेषताएं हैं. नाजीवाद को हिटलरिज्म के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि नाजीवाद के जो प्रमुख नेता थे या जो नाजीवाद के नेता थे वो कौन थे? हिटलर थे. जब रेमंड विलियम 14 ईयर्स के थे तो वहाँ पर स्पेनिश सिविल वॉर स्टार्ट हुआ. सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर को इंट्रास्टेट वॉर भी कहा जाता है. इंट्रास्टेट वॉर यानी कि अंतर्राज्यीय युद्ध, मतलब एक ऐसा युद्ध जो एक ही कंट्री में आंतरिक रूप से हो रहा है, उसे हम कहते हैं इंट्रास्टेट या सिविल वॉर. स्पेनिश सिविल वॉर की स्टार्टिंग 1936 में हुई और ये एंड हुआ 1939 में. स्पेनिश सिविल वॉर स्पेन में हुआ था रिपब्लिकन्स और नेशनलिस्ट के बीच में. रेमंड विलियम एक सोशल राइटर थे, एक अकेडमिशियन भी थे वो, और एक सोशलिस्ट होने के तौर पर उनका जो इंटरेस्ट था वो था लैंग्वेज, लिटरेचर और सोसाइटी के बीच क्या रिलेशंस हैं इसके ऊपर स्टडी करने में. और इसी विषय पर उन्होंने बहुत सी बुक, ऐसे और आर्टिकल्स भी लिखे. द कंट्री एंड द सिटी 1973 वेयर चैप्टर्स ऑन लिटरेचर अल्टरनेट विद चैप्टर ऑन सोशल हिस्ट्री. द कंट्री एंड द सिटी उनका एक वर्क है जो कि 1973 में पब्लिश हुआ था. इसके अंदर लिटरेचर जो अल्टरनेट चैप्टर्स हैं वो सोशल हिस्ट्री से डील करते हैं. रेमंड विलियम्स वाज ए बुक रिव्यूअर फॉर द मैनचेस्टर गार्डियन न्यूज़पेपर. उन्होंने मैनचेस्टर गार्डियन न्यूज़पेपर के रिव्यूअर के तौर पर भी वर्क किया. ही वाज इन्फ्लुएंशियल विद इन द न्यू लेफ्ट एंड इन वाइडल कल्चर. और वो न्यू लेफ्ट में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहे. अब ये न्यू लेफ्ट क्या है? न्यू लेफ्ट वाज ए पॉलिटिकल मूवमेंट मेनली इन 1960s एंड 70s. ये 1960 और 70 के दशकों में एक राजनीतिक आंदोलन था और इसका मेन उद्देश्य रहा, इस आंदोलन का, न्यू लेफ्ट का जो मेन उद्देश्य था वो था सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, एनवायरमेंटलिज्म, फेमिनिज्म, गे राइट्स, अबॉर्शन राइट्स, जेंडर रोल और ड्रग पॉलिसी जैसे सुधारों को मुद्दा बनाना. ही वाज ए लेफ्ट विंग लिटरेरी क्रिटिक. वो एक लेफ्ट विंग यानी कि वामपंथी लिटरेरी क्रिटिक था. अब वामपंथी क्या होता है? लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स फेवर सोशल इक्वेलिटी एंड इगैलिटेरियनिज्म एंड अपोज सोशल हायरार्की. जो वामपंथी पॉलिटिशियंस होते हैं वो सोशल इक्वेलिटी को, सामाजिक समानता को, और इगैलिटेरियनिज्म
इसे हम इक्वेलिटेरियनिज्म भी कह सकते हैं, यानी कि समानतावाद को फेवर करते हैं, एंड अपोज सोशल हायरार्की, और ये सामाजिक उत्तराधिकार को अपोज करते हैं। तो ये एक वामपंथी लिटरेरी क्रिटिक रहे हैं, यानी कि सामाजिक समानता में विश्वास रखने वाले रहे हैं। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स थ्रू हिज राइटिंग ऑन पॉलिटिक्स, कल्चर, मीडिया एंड लिटरेचर। और उन्होंने अपनी राइटिंग्स के माध्यम से मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ कल्चर के अंदर काफ़ी योगदान दिया है। विलियम इंटरप्टेड हिज एजुकेशन टू सर्व इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। विलियम ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सर्व करने के लिए अपनी एजुकेशन को छोड़ दिया था। ही वॉज एनलिस्टेड इन ब्रिटिश आर्मी इन 1940, और उन्हें 1940 में ब्रिटिश आर्मी के अंदर एनलिस्ट किया गया था। ही वॉज ए मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एंड ज्वाइनिंग द मिलिट्री वॉज अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी, और वो कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य रहे थे, और उस समय पर कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करना मिलिट्री के काफ़ी खिलाफ होता था, जबकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर में भी सेवा दी और वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर भी रहे। इसी वजह से उनकी जो मेंबरशिप थी, कम्युनिस्ट पार्टी की जो मेंबरशिप थी, वो बिना रिज़ाइन दिए ही एंड कर दी गई थी। उन्होंने एंटी टैंक रेजिमेंट में ऑफिसर के तौर पर काम किया, और अबाउट 7,50,000 कॉपी ऑफ हिज बुक्स वर सोल्ड इन UK एडिशन एलोन, एंड देयर आर मैनी ट्रांसलेशन अवेलेबल। उनके वर्क्स की 7,50,000 कॉपी अकेले UK में सोल्ड हुई थी, और उनकी ट्रांसलेशन आज भी अवेलेबल है। उनके जो वर्क्स थे, रेमंड विलियम के द्वारा लिखे गए जो भी वर्क्स थे, वो कल्चरल स्टडीज़ और कल्चरल मटेरियलिज्म का आधार बने। आइडियाज़ लाइक कल्चरल मटेरियलिज्म एंड मोबाइल प्राइवेटाइजेशन आर एसोसिएटेड टू रेमंड विलियम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो जो आइडियाज़ हैं या जो दो कंसेप्ट्स हैं, कल्चरल मटेरियलिज्म और दूसरी है मोबाइल प्राइवेटाइजेशन, वो किससे रिलेटेड है? वो है रेमंड विलियम से रिलेटेड। इन दोनों को आगे हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्स्की एंड लुइस एल्थसर आर ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिम। ये किससे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से, एंटोनियो ग्राम्स्की से और लुइस एल्थसर से। टैरी ईगल्टन उनके स्टूडेंट रहे। स्टुअर्ट हॉल और एडवर्ड सैड, इन तीनों को इन्होंने प्रभावित किया, या तीनों इनसे प्रभावित थे। ही फाउंडेड ए जर्नल पॉलिटिक्स एंड लेटर्स इन 1946। उन्होंने 1946 में पॉलिटिक्स एंड लेटर्स नाम का एक जर्नल स्थापित किया या बनाया। He says in Politics and Letters that they were given the job as people who could write quickly। और उन्होंने इस जर्नल में लिखा कि उन्हें इस जर्नल में वो जॉब दी जा रही थी, या लोगों को उन्हें इस तरह की जॉब ऐसे लोगों को जॉब दी जा रही थी जो जल्दी जल्दी लिख सकते थे। फ्रॉम हिस्टोरिकल मटेरियल सप्लाइड फॉर अस, उस हिस्टोरिकल मैटर से जो कि उन्हें दिया जा रहा था, उससे वो जल्दी जल्दी लिख सकते थे। यू वर ऑफन इन देयर राइटिंग अबाउट टॉपिक्स यू डिड नॉट नो वेरी मच अबाउट एज ए प्रोफेशनल विद वर्ड्स, और वहाँ पर उन्हें उन विषयों के ऊपर लिखने के लिए कहा जा रहा था जिसके बारे में वो ज़्यादा प्रोफेशनली नहीं जानते थे, एक्सपर्ट के तौर पर। और उन्होंने पॉलिटिक्स एंड लेटर्स में ही ये भी कहा कि आई डोंट थिंक द इंट्रिकेट कैश ऑफ द नॉर्मेंडी फाइट हैज़ एवर बीन रिकॉर्डेड। मुझे नहीं लगता कि जो नॉर्मेंडी फाइटिंग थी, उनकी जो आंतरिक उलझनें थी, उनको कभी सही ढंग से रिकॉर्ड भी किया गया था। इसके बाद 1950 में उन्होंने रीडिंग एंड क्रिटिसिज्म नाम का जर्नल पब्लिश किया। 1954 में उन्होंने प्रीफेस टू फिल्म लिखा, जो कि उन्होंने माइकल ओरेम, ए फिल्म मेकर के साथ मिलकर लिखा। रेमंड विलियम्स ने एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म द लीजेंड की एक स्क्रिप्ट लिखी 1955 में, जिसे कि 1956 में रिजेक्ट कर दिया गया, और ये एक फेलियर रही, जिसके बाद से इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग का काम छोड़ दिया। ही रोट अ नंबर ऑफ नॉवेल्स एंड द नॉवल बॉर्डर कंट्री इज़ वेरी फेमस। ही वॉज इंस्पायर्ड बाई T.S. Eliot 1948 पब्लिकेशन। वो 1948 में T.S. Eliot के पब्लिकेशन नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, ही बिगेन एक्सप्लोरिंग द कंसेप्ट ऑफ कल्चर। उन्होंने कल्चर की जो कंसेप्ट थी उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया।
He outlined the concept of culture in his essay The Idea of Culture. उन्होंने कल्चर के कंसेप्ट को द आइडिया ऑफ कल्चर नाम के ऐसे में एक्सप्लोर करना शुरू किया, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रही, और ये बुक उन्होंने कल्चर एंड सोसाइटी के नाम से 1958 में पब्लिश करवा दी। इनकी एक और बुक द लॉन्ग रिवॉल्यूशन 1961 में पब्लिश हुई। टेलीविज़न टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल फॉर्म नाम का जो वर्क था वो 1974 में पब्लिश हुआ। दिस वाज हिज एक्सपीरियंस एज ए विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। विलियम रोट क्रिटिकली ऑफ मार्शल मैक्लूहन्स राइटिंग ऑन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इस बुक में, इस वर्क में रेमंड विलियम्स ने मैक्लूहन की जो राइटिंग्स थी उसके बारे में क्रिटिकली लिखा, और मैक्लूहन की ये जो राइटिंग थी ये टेक्नोलॉजी और सोसाइटी यानी कि समाज में तकनीक के ऊपर के विषय के ऊपर लिखी गई थी, जिसके बारे में रेमंड विलियम्स ने अपनी बुक टेलीविज़न टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल फॉर्म में बहुत ही क्रिटिकली लिखा। दिस इज़ द बैकग्राउंड टू ए चैप्टर इन टेलीविज़न। और ये जो था कि क्रिटिकली लिखा, ये उनकी इस बुक के अंदर टेलीविज़न टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल फॉर्म नाम के एक चैप्टर का बैकग्राउंड रहा। द टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। विलियम डिफेंडेड हिज रीजन अगेंस्ट टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, फोकसिंग ऑन द prevalence of social over technology in the development of human processes। और रेमंड विलियम ने अपनी इस बुक में टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के अगेंस्ट लिखा, और उन्होंने फोकस किया कि जो सोसाइटी है उसकी प्रेविलेंस ज़्यादा है बजाय कि टेक्नोलॉजी की प्रेविलेंस के, अगर ह्यूमन प्रोसेसेस की बात की जाए। इसी बुक में उन्होंने मोबाइल प्राइवेटाइजेशन कंसेप्ट का भी प्रयोग किया। ये जो मोबाइल प्राइवेटाइजेशन नाम की टर्म थी, ये रेमंड विलियम्स के द्वारा ही इसी आर्टिकल में, इसी बुक में सबसे पहले यूज़ की गई थी। मोबाइल प्राइवेटाइजेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इंडिविजुअल अटैचमेंट टू अ मोबाइल डिवाइस। और मोबाइल प्राइवेटाइजेशन का मतलब है किसी एक व्यक्ति का किसी भी मोबाइल यानी कि डायनेमिक डिवाइस के साथ एक अटैचमेंट होना। देन ही रोट अनदर आर्टिकल मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर 1977, एंड दिस आर्टिकल सेट्स आउट अप्रोच टू कल्चरल स्टडीज़। ये जो आर्टिकल था इसने कल्चरल स्टडीज़ के लिए एक मेथड सेट किया, एक अप्रोच सेट की, और ये अप्रोच कल्चरल मटेरियलिज्म के तौर पर जाने लगी। ही मेक्स मच यूज़ ऑफ द आइडिया। उन्होंने अपनी बुक मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर के अंदर एंटोनियो ग्राम्स्की के आइडियाज़ को काफ़ी यूज़ किया। दाउ द बुक इज़ यूनिकली विलियम्स, लेकिन ये बुक स्पेशली विशेष तौर पर विलियम के आइडियाज़ को प्रस्तुत करती है। विलियम वॉज इंटरेस्टेड इन एस्टेब्लिशिंग द चेंजिंग मीनिंग ऑफ द वोकेबलरी यूज्ड इन डिस्कशन ऑफ कल्चर। और रेमंड विलियम्स कल्चर के कंसेप्ट में यूज़ की गई वोकेबलरी के बदलते हुए मीनिंग्स को एस्टेब्लिश करने में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, जिसकी वजह से उन्होंने वर्ड कल्चर को खुद से डिफ़ाइन किया, और उसके उन्होंने 60 सिग्निफिकेंट नोट्स भी लिखे, और कल्चर एंड सोसाइटी नाम की जो बुक थी उसमें अपेंडिक्स के तौर पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स को उसके अंदर उन्होंने पेश किया। एन एक्सटेंडेड वर्जन, और इसी कल्चर एंड सोसाइटी का एक एक्सटेंडेड वर्जन आया जिसके अंदर 110 वर्ड्स अपीयर हुए एज कीवर्ड्स इन 1976, जिसे कि 1976 में कीवर्ड नाम से जाना गया। और ये जो कीवर्ड्स थे ये थे जैसे एस्थेटिक, बर्जियस, कल्चर, हेजेमनी, इज़म्स यानी कि वाद, ऑर्गेनिक, रोमांटिक, इस तरह के जो वर्ड्स थे 110 वर्ड्स थे, वो कल्चर के परिप्रेक्ष्य में यूज़ किए गए किस बुक के अंदर, कीवर्ड्स नाम की बुक के अंदर। ठीक है। अ रिवाइज्ड वर्जन इन 1983 एडिड 21 न्यू वर्ड्स, और इसी कल्चर एंड सोसाइटी के अंदर कीवर्ड्स ऐड किए गए थे 1976 में। 1983 में इसका एक और रिवाइज्ड वर्जन आया जिसके अंदर की 21 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए, और इन 21 न्यू वर्ड्स के अंदर थे एनार्चिज्म, इकोलॉजी, लिबरेशन एंड सेक्स जैसे वर्ड। विलियम रोट दैट द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी इज़ प्राइमरली फिलोलॉजिकल एंड etymological, whilst his work was on meanings and context। विलियम ने कहा कि ये जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी थी ये मूल तौर पर फिलोलॉजिकल थी और इटमोलॉजिकल थी, जबकि जो उसके वर्क थे वो मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड थे। इन 1981 विलियम पब्लिश्ड कल्चर वेयर द टर्म डिस्कस्ड एट लेंथ। 1981 में विलियम ने कल्चर
नाम का जो वर्क था उसको पब्लिश कराया, जहाँ पर कल्चर नाम की इस टर्म को काफ़ी विस्तार से डिस्कस किया गया। इज़ डिफाइंड एज अ रियलाइजिंग सिग्निफाइंग सिस्टम, और रियलाइज्ड सिग्निफाइंग सिस्टम, और यहाँ पर उन्होंने कल्चर को रियलाइज्ड सिग्निफाइंग सिस्टम के तौर पर डिफाइन किया। हिज बुक मॉडर्न ट्रेजिडी इज़ अ रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ ट्रेजिडी बाय द जॉर्ज स्टेनर, और उनकी बुक मॉडर्न ट्रेजिडी जॉर्ज स्टेनर की बुक डेथ ऑफ ट्रेजिडी के लिए लिखा गया एक रिस्पॉन्स थी। नेक्स्ट मे डे मैनिफेस्टो पब्लिश हुआ 1967 में, जो कि इन्होंने एडवर्ड थॉमसन और स्टुअर्ट हॉल के साथ लिखा था। इसके बाद इनकी बहुत ही फेमस टर्म है कल्चरल मटेरियलिज्म, जिसके लिए ये जाने जाते हैं और जो एग्ज़ाम पॉइंट से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? ये एक थियोरेटिकल मूवमेंट है जो कि 1980 की शुरुआती दशकों में हुआ, और इसका जो प्रारंभ था वो न्यू हिस्टोरिसिज्म के साथ हुआ। न्यू हिस्टोरिसिज्म एक अमेरिकन अप्रोच है मॉडर्न लिटरेचर के लिए, विद विच इट शेयर कॉमन ग्राउंड्स, और न्यू हिस्टोरिसिज्म और कल्चरल मटेरियलिज्म बहुत सारी समानताओं को शेयर करते हैं। कल्चरल मटेरियलिज्म नाम की इस टर्म को रेमंड विलियम्स ने कॉइन किया था। कल्चरल मटेरियलिज्म एक विशिष्ट हिस्टोरिकल इवेंट से डील करता है। जो कल्चरल मटेरियलिस्ट होते हैं वो अपनी राइटिंग्स के अंदर किसी एक विशेष ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं, और उस ऐतिहासिक घटना के वर्णन के द्वारा वो उस समय की युग चेतना को रिक्रिएट करने का और विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं। यही डिफरेंस होता है कल्चरल मटेरियलिस्ट्स में और हिस्टोरियंस में। रेमंड विलियम व्यूड कल्चर एज ए प्रोडक्टिव प्रोसेस। रेमंड विलियम का मानना है कि कल्चर एक प्रोडक्टिव प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ना किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता रहता है। और ये जो प्रोडक्टिव प्रोसेस है, इसके पार्ट में हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को काउंट करते हैं। और जो कल्चरल मटेरियलिज्म है वो आम तौर पर आइडेंटिफाइज व्हाट ही कॉल्ड रेसिडियल, एमर्जेंट एंड ओपोजिशनल कल्चरल एलिमेंट्स। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के रूप में रेसिडियल को, एमर्जेंट को और ओपोजिशनल कल्चरल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फिजिकल, रॉ मटेरियल, टूल, लेबर, नॉलेज फॉर प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर काउंट होती हैं। एंटोनियो ग्राम्स्की एंड अदर कल्चरल मटेरियलिस्ट एक्सटेंड द क्लास बेस्ड एनालिसिस ऑफ ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म। एंटोनियो ग्राम्स्की ने और दूसरे कल्चरल मटेरियलिस्ट ने ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म की, यानी कि परंपरावादी मार्क्सवाद की जो विश्लेषण था वो वर्ग पर आधारित करके किया, यानी कि उन्होंने साम्यवाद का वर्णन करते हुए समाज को अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग वर्गों में विभाजित किया। कल्चरल मटेरियलिस्ट एनालाइज द प्रोसेस बाय विच हेजेमोनिक फोर्सेस इन सोसाइटी appropriate canonical and historically important texts such as Shakespeare and Austen and utilize them in an attempt to validate or inscribe certain values on cultural imaginary. कल्चरल मटेरियलिस्ट समाज की उन हेजेमोनिक फोर्सेस और उन प्रोसेसेस का विश्लेषण करते हैं जिनके द्वारा कि समाज की हेजेमोनिक फोर्सेस, यानी कि एकाधिकार वाली शक्तियों का विश्लेषण किया जा सके। और इसके लिए वो कुछ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट जैसे कि शेक्सपियर, ऑस्टेन आदि का एग्जाम्पल लेते हैं, आदि को हिस्टोरिकल तौर पर यूज़ करते हैं ताकि वो कल्चरल इमेजिनरी वैल्यूज़ को इंस्क्राइब कर सकें और वैलिडेट कर सकें। जोनाथन डॉलिमोर, एलन सिलफील्ड, author of political Shakespeare, have had considerable influence in the development of this movement, and their book is considered to be a seminal text. They have identified 4 defining characteristics of cultural materialism. इन सभी राइटर्स ने, एलन सिलफील्ड, जोनाथन डॉलिमोर और पॉलिटिकल शेक्सपियर के ऑथर, इन सभी ने
इन मूवमेंट्स की डेवलपमेंट में कंसिडरेबल प्रभाव अपना योगदान दिया है। इन्होंने कल्चरल मटेरियलिज्म की 4 विशेषताओं का वर्णन किया है, यानी कि 4 तरह से कल्चरल मटेरियलिज्म को डिफ़ाइन किया है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के आधार पर, क्लोज टेक्सचुअल एनालिसिस के आधार पर, पॉलिटिकल कमिटमेंट के तौर पर और थियोरेटिकल मेथड के द्वारा। कंटेम्प्रेरी पावर स्ट्रक्चर सच एज द चर्च, द स्टेट और द एकेडमी यूज पावर टू प्रमोट आइडियोलॉजी। आगे राइटर क्या कहता है, जो कंटेम्प्रेरी पावर स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से हैं कंटेम्प्रेरी पावर स्ट्रक्चर? पावर स्ट्रक्चर होते हैं ऐसी संरचनाएं जिनके पास पावर होती है। और कंटेम्प्रेरी यानी कि परंपरागत तौर पर कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके पास कुछ पावर्स होती हैं, जैसे कि रिलीजियस यानी कि चर्च, स्टेट यानी कि पॉलिटिकल, एकेडमी यानी कि शैक्षणिक, इन सभी के पास पावर होती है और ये इस पावर का यूज़ किसी एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए करते हैं। कल्चरल मटेरियलिस्ट यूज टू गिव अटेंशन टू दिस प्रोसेस। और कल्चरल मटेरियलिस्ट जो होते हैं राइटर, वो इस प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। कौन सी प्रक्रिया पर? कि किस तरह से जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं वो पावर का प्रयोग करके किसी एक खास आइडियोलॉजी का प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है इन पावर स्ट्रक्चर्स के द्वारा प्रयोग करी जाने वाली, और इसी प्रोसेस पर कौन ध्यान देता है? कल्चरल मटेरियलिस्ट अपनी राइटिंग्स में। टू डू दिस दे एक्सप्लोर टेक्स्ट हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। और अब इस प्रोसेस के एनालिसिस के लिए ये जो कल्चरल मटेरियलिस्ट राइटर्स होते हैं, ये किसी टेक्स्ट को एक्सप्लोर करते हैं, इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं और क्लोज टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं और उस समय की डोमिनेंट हेजिमोनिक पोजीशन को नोट करते हैं। इस तरह से वो क्या करते हैं? दे आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटी फॉर द रिजेक्शन एंड सबवर्जन ऑफ द पोजीशन। तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पर पोजीशन की यानी कि सत्ता की कितनी पॉसिबिलिटी है। ब्रिटिश क्रिटिक ग्रैम होल्डरनेस डिफाइंस कल्चरल मटेरियलिज्म एज पॉलिटिसाइज्ड फॉर्म ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। ब्रिटिश क्रिटिक ग्रैम होल्डरनेस ने कल्चरल मटेरियलिज्म की परिभाषा देते हुए कहा है कि कल्चरल मटेरियलिज्म राजनीतिकरण किया हुआ इतिहास है।